नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हमारी ग्रैंड लीग की वीडियो से लोगों को इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि डेली हमारे जो यूजर्स हैं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा विन कर रहे हैं। कल भी कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे जिसमें किसी ने 50,000 विन किया, किसी में 30,000 किसी ने विन किया, कोई 1 लाख रुपए विन कर चुका था। मतलब एक अच्छा अमाउंट है ये। अगर आप लोग 40 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं 59 करना पड़ रहा है, कहीं 49, तो कहीं 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 1,50,000 40,000 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो ये एक अच्छा रिटर्न है मेरे नजरिए में। अगर आप लोग करोड़ के पीछे चल रहे हो तो वो तो हम करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉस ना हो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अब कोलकाता और हैदराबाद के इस मैच के बारे में समझेंगे कि आखिर हमें करना क्या है और कैसे करना है। बस ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत बहुत मदद करेंगे एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करने में, क्योंकि कुछ यूनिक प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों यार, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जो ये वाला चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन और जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर भी नहीं है तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। सब कुछ फ्री है और फाइनल अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ग्राउंड के बारे में। मैच होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अगर हम डायमेंशन देखें ना तो एक ठीक ठाक ग्राउंड है, मतलब छोटा नहीं है। लगभग आपको 65 से लेकर 70 मीटर की बाउंड्री यहां पर देखने मिल जाती है, जो कि सफिशियंट है। 66, 70, 67, 64, 65, 69, 71 और 71 मीटर की बाउंड्री है। तो बाउंड्री तो सफिशियंट है, मतलब लगातार बड़े हिट लगाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी चीज है बल्लेबाजों के लिए, वो ये कि आउटफील्ड बहुत तेज है। मतलब जब एक बार गेंद निकल जाती है तो वो बाउंड्री पर जाती है आराम से। मतलब यहाँ पर जो ग्राउंडेड बॉल है ना, उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से निकलती है। तो इसीलिए यहाँ पर रन आपको फिर भी भरपूर देखने मिलते हैं। अब इस मैदान के ऊपर अभी तक अगर आप देखेंगे ना, जो परफॉर्मेंस हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किन किन नंबर के प्लेयर को फायदा मिला है और किस नंबर के प्लेयर को नुकसान हुआ है, जिससे कि हम उसको छोड़ सकें। ठीक है, अभी आप देखें, सबसे पहले पिछले साल का रिकॉर्ड है और इस साल का ये जो एकमात्र मैच अभी खेला गया था केकेआर और आरसीबी के बीच में, वो यहां पर है। ठीक है, अब आप देखिए जरा हुआ क्या है। अगर हम ओपनिंग पेयर पर आते हैं तो पहले बैटिंग करने वाली टीम का 54 और 2, ये चल गया, ये फ्लॉप हुआ, ये चल गया, ये फ्लॉप हुआ, फिर यहां पे ये चला, ये फ्लॉप, यहां पर ये चल गया, ये फ्लॉप, यहां पे दोनों ने अच्छा स्कोर कर दिया, यहां दोनों फ्लॉप हो गए और यहां पर ये चल गया और ये फ्लॉप हो गया। तो अभी तक की कहानी अगर आप देख रहे हैं तो जो ओपनिंग पेयर है उनमें से एक खिलाड़ी चला है और एक फ्लॉप हुआ है। ये हर एक मैच में हुआ है, सिर्फ ये वाला मैच छोड़ के जिसमें दोनों ओपनर्स ने 75 और 71 का स्कोर कर दिया था। बाकी आप कोई सा मैच उठाकर देख लेना, नई गेंद के साथ में एक विकेट तो गया है। अब किसका विकेट जा सकता है वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। दोनों टीमों के ओपनर कौन कौन है, एक तरफ अभिषेक शर्मा और एक तरफ आपको मिलता है ट्रेविस हेड, एक आपको मिलते हैं सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक। मैं बताऊंगा दोनों टीमों में किसके आउट होने के चांसेस ज्यादा है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब आते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 का प्लेयर यहां 2 मैचेस में नहीं चला, फिर एक बार 30 का स्कोर आया, फिर यहां नहीं चला, यहां 39 आया, यहां नहीं चला और यहां 56 का स्कोर आया। तो अगर देखा जाए तो 7 में से 3 मैचेस में नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया है, तो लगभग मिला जुला परफॉर्मेंस है। नंबर 4 पर अगर आप आओगे तो ये जो 4 नंबर का प्लेयर है, इसने एक सिंगल मैच में भी 30 का आंकड़ा पार नहीं किया। यहां से लेकर यहां तक आप देख लो, एक सिंगल मैच ऐसा नहीं गया जहां पे 30 का आंकड़ा पार हुआ हो। मतलब अगर आप लोगों ने यहीं से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हो इन 2 मैचेस के बाद से, तो आपका एक सिंगल मैच खराब नहीं गया। तो दोस्तों हम चलते हैं ट्रेंड के हिसाब से, ना कि हम यहां पर किसी चीज को तुक्का लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये ट्रेंड काम कर रहा है तो क्यों ना हम इसको फॉलो कर लें। एक आध एक मैच ऐसा जाएगा जहां पे परफॉर्मेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सभी मैचेस में 4 नंबर फ्लॉप हो जाए। लेकिन जहां अगर ऐसा हो जाता है भाई, हम किसी चीज को लेके चलना पड़ेगा जब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इसीलिए हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो पहले हो चुकी है, लगातार हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि एक या 2 बार हुआ हो, बार बार हुआ है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इसको फॉलो किया जाए तो नंबर 4 के प्लेयर ने अभी तक तो स्कोर नहीं किया।
फिर आप आओगे नंबर 5 के प्लेयर पे, तो नंबर 5 के प्लेयर ने क्या किया है, थोड़ा साफ कर देता हूं और क्लियर दिखेगा। 9, 10, 13, यहां 50, यहां 28, यहां 27 और यहां पे 30। मतलब स्टार्टिंग के 3 मैचेस में तो नहीं आया था, लेकिन बाद के जितने मैचेस खेले गए उन सभी में नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया है। 6 नंबर के प्लेयर की स्थिति क्या है, 35, 45, 20, 24, 5, 15 और 12। अब चूंकि 6 नंबर तक उतना ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिल भी नहीं पाता है, तो आप ये कह सकते हो कि जितना परफॉर्मेंस आ गया उतना काफी है। अब मैं आपको एक यहां पे खास चीज दिखाता हूं कि हुआ क्या है। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर 7 से 8 विकेट कम से कम दिए हैं। आप ये सारे मैचेस देख लो, हर एक मैच के अंदर 8 नंबर तक तो बल्लेबाजी गई है, मतलब 8वें प्लेयर तक तो बैटिंग आई है। सिर्फ एक मात्र ये वाला मैच था जिसमें 8वें नंबर के बल्लेबाज की बैटिंग नहीं आई। और आप जब नीचे देखेंगे सेकंड इनिंग में, तो आपको क्या देखने मिलेगा, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच और 4 मैच। जो 7 मैचेस मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से 4 मैचेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नंबर 5 के बल्लेबाज तक की बैटिंग आ पाई है, नीचे के बल्लेबाजों की बैटिंग नहीं आई है। तो मतलब जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा खेल रही है तो उसके टॉप ऑर्डर मैच को खत्म कर दे रहा है। अब आप गेंदबाजों का सिलेक्शन करोगे ना, जब बॉलर्स का सिलेक्शन करोगे, तो आपको क्या देखना है कि पहली इनिंग के गेंदबाज जो पहली इनिंग में बॉलिंग डाल रहे हैं, वहां आप ज्यादा गेंदबाजों को पिक कर सकते हो, वहां आप रख सकते हो 2 या 3 गेंदबाजों को। लेकिन जब आप सेकंड इनिंग में आओगे तो 1 या 2 गेंदबाज से ही आपको काम चलाना पड़ सकता है। अब चूंकि एक टीम ज्यादा अच्छा कर रही है, एक टीम थोड़ा कम अच्छा कर रही है, तो ऐसे में जब हम देखेंगे कि हैदराबाद जो कि ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, तो हैदराबाद अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो फिर हम दोनों का बराबर के गेंदबाज टीम में पिक कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है जब कॉम्बिनेशन को बनाओ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो सब एक या तो लॉजिक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ, या फिर ट्रेंड काम कर रहा होगा, ठीक है, रिकॉर्ड। अब आते हैं हम सेकंड इनिंग में, क्या है स्थिति सेकंड इनिंग की, जरा वो समझ लेते हैं। यहां पे सबसे पहले ओपनिंग पे देखेंगे तो दोनों ने स्कोर किया, एक चल गया, एक फ्लॉप हुआ। यहां पर एक फ्लॉप, एक चल गया, एक फ्लॉप हो गया, एक चल गया। यहां दोनों फ्लॉप हुए, चूंकि बेंगलोर थी। यहां पे दोनों ने स्कोर किया, यहां पर एक चल गया, एक फ्लॉप, और यहां पे दोनों ने स्कोर किया, ठीक है। अब क्या कहानी चली आई है, यहां से लगभग वही स्थिति जो हमने पहली इनिंग में देखी थी, वही सेकंड इनिंग में रिपीट हुई है। या तो एक खिलाड़ी ने स्कोर किया ही किया है और एक फ्लॉप हुआ है। सिर्फ एक मैच ये था और एक मैच ये था जहां पे दोनों ने स्कोर किया, और यहां पर भी दोनों ने स्कोर किया। तो कहानी सेकंड इनिंग की कुछ ऐसी बन रही है कि या तो एक स्कोर कर रहा है या दोनों कर रहे हैं, या दोनों स्कोर कर रहे हैं। और कुछ एक मैचेस ऐसे थे जहां पे दोनों फ्लॉप हुए, सिर्फ एक वो मात्र ये वाला मैच था जिसमें बेंगलोर के दोनों खिलाड़ी नहीं चल पाए। अब नंबर 3 पर आते हैं, तो आपको नंबर 3 पे क्या देखने मिलेगा, यहां से यहां तक सिर्फ एक मैच जिसमें ये 55 आया, और बाकी सभी मैचेस में नंबर 3 का प्लेयर जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। यहां नंबर 4 का प्लेयर फ्लॉप हुआ, यहां नंबर 3 का प्लेयर फ्लॉप हुआ है। अब आप आइएगा नंबर 4 पे। नंबर 4 की कहानी ऐसी है कि यहां पे 18, 38, 34, 52, 68, 33 और 34 नंबर 4 के प्लेयर ने लगभग सभी मैचेस में स्कोर किया है सेकंड इनिंग के अंदर। तो दोस्तों पहली इनिंग का एक ऐसा नंबर है जहां से स्कोर नहीं आया, वो है नंबर 4। सेकंड इनिंग का एक ऐसा नंबर है जहां से स्कोर नहीं आया, वो है नंबर 3। इसके नीचे के बल्लेबाज ज्यादातर नॉट आउट रहे, सिर्फ ये 2 मैचेस हैं जहां पर इनकी बैटिंग आ पाई थी, उसमें भी इसने स्कोर कर दिया था। अब आते हैं हम गेंदबाजों की तरफ कि भाई कौन से गेंदबाजों को विकेट मिल रहा है। फोकस करना दोस्तों, चीजें समझ में आती जाएं, लगे कि हाँ इससे काम बन रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखो आप सबसे पहले जो पिछले साल के 5 मैचेस हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें आपको ये देखने मिलेगा राइट आर्म फास्ट बॉलर ये 3 मैचेस में खेला था, और इन 3 मैचेस में उसे टोटल मिले थे 2 विकेट, ठीक है। फिर राइट आर्म मीडियम अगर आप देखोगे ना, लगभग सभी मैचेस में राइट आर्म मीडियम था और 13 विकेट। इस मैदान के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी गेंदबाज का रहा है तो वो है राइट आर्म मीडियम। मतलब सबसे पहले अगर हम किसी को प्रायोरिटी देंगे पहली इनिंग के अंदर तो वो राइट आर्म मीडियम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप आओगे लेफ्ट आर्म फास्ट की तरफ, तो यहाँ पे इस मैच में विकेट नहीं आया, यहाँ 3 आए थे और यहाँ पे खैर खेला नहीं, तो टोटल 2 मैचेस में 3 विकेट है। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम की अगर आप बात करोगे ना, तो लेफ्ट आर्म मीडियम को विकेट मिला है, या फिर मैं ये कह लूं कि लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो खेल रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप काउंट करने बैठोगे ना, तो यहां पे लेफ्ट आर्म को विकेट मिला, यहां 3 मिले, यहां तो चलो 1 विकेट आया था, यहां 2, यहां 3 और यहां पर 1 विकेट। मतलब जो लेफ्ट आर्म बॉलर है उसने कम से कम 2 विकेट तो निकाले ही निकाले हैं।
एक तरफ आपको स्पेंसर जॉनसन मिल रहा है, तो स्पेंसर जॉनसन जो अभी तक लगातार फ्लॉप होता हुआ आया है उस पर थोड़ा सा नजर रखना, वो आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएगा। तो दूसरा गेंदबाज जिसको आप अपनी टीम में जगह दे सकते हो वो है लेफ्ट आर्म मीडियम ऑब्लिक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। ठीक है, अब आते हैं हम राइट आर्म ऑफ स्पिन पे। तो राइट आर्म ऑफ स्पिन की कहानी कैसी है, ये 3 मैचेस में राइट आर्म ऑफ स्पिन खेला है और टोटल विकेट मिला है 1। इसके बाद लेग स्पिन की अगर बात करें तो लगभग सभी मैचेस में लेग स्पिनर था और टोटल विकेट मिले हैं 6। जो 6 मैचेस में 6 विकेट है, मतलब 1 विकेट पर मैच के हिसाब से चल रहा है काम। और ऑर्थोडॉक्स 3 मैचेस में खेला था, जिसमें लास्ट मैच में कुरनाल पंड्या ने 3 विकेट निकाल दिए थे, मतलब 3 मैचेस में 3 विकेट मिले हैं ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी को। तो पहली इनिंग के अंदर अगर हम सेट करें प्रायोरिटी वाइज तो आप देखोगे कि राइट आर्म मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला है, फिर आपको मिला है लेफ्ट आर्म मीडियम, और इसके बाद आप लेग स्पिनर को रख सकते हो जिन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में 1 विकेट निकाला है, और फिर आप आओगे ऑर्थोडॉक्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड इनिंग पे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने ये 1 मैच खेला था जिसमें उसको विकेट नहीं मिल पाया। राइट आर्म मीडियम को क्या हुआ है, यहां आप देखेंगे 14 विकेट्स मिले हैं। एक ये पंजाब वाले में विकेट नहीं मिल पाया था और एक ये कोलकाता के सामने विकेट नहीं मिल पाया था लखनऊ का गेंदबाज आवेश खान को। ठीक है, आप बाकी देखेंगे राइट आर्म मीडियम को ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट आया और बढ़िया विकेट आए हैं दोस्तों। 6 मैचेस में 14 विकेट, मतलब हर मैच में 2 विकेट बन रहे हैं, हर मैच में 2 विकेट बन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट की तरफ। तो लेफ्ट आर्म फास्ट ये 4 मैचेस में खेला था और टोटल 1 विकेट मिला है। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 विकेट आए थे और 1 ही मैच खेला था लेफ्ट आर्म मीडियम ने। फिर है राइट आर्म ऑफ स्पिन। अब आप देखिए पहली इनिंग में ऑफ स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब सेकंड इनिंग में आए तो ऑफ स्पिनर को विकेट मिले हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भैया कोलकाता का जो गेंदबाज है सुनील नारायण, उसने जब यहां गेंदबाजी की विकेट निकाला, यहां जब कोलकाता का गेंदबाज ने यहां गेंदबाजी की तो उसने यहां विकेट निकाला, यहां गेंदबाजी की तो यहां विकेट निकाला। ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि सुनील नारायण चाहे उसने पहले गेंदबाजी की हो या सेकंड की हो, कम से कम 1 विकेट उसने मारा है। तो अब आप यहां पे सुनील नारायण का नाम ऐड कर सकते हो दोनों इनिंग्स के लिए। ठीक है, क्योंकि सुनील नारायण ने कम से कम 1 विकेट तो निकाला ही निकाला है। इसके बाद इसको क्लीन कर देता हूं, ज्यादा थोड़ा सही रहेगा। लेग स्पिन की बात करें तो 1, 2 टोटल मिला के 4 विकेट लेग स्पिनर को मिले हैं। वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है कि 1 विकेट के आसपास घूम रहे हैं, और इसके बाद ऑर्थोडॉक्स को 2 मैचेस में यहां पे कोई विकेट नहीं मिला। तो अगर हम सेकंड इनिंग में देखते हैं तो यहां पे सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आया है राइट आर्म मीडियम का, इसके बाद राइट आर्म ऑफ स्पिन है, या फिर मैं कह दूं कि सुनील नारायण, ओनली सुनील नारायण, और इसके बाद लेग स्पिनर का रोल ठीक ठाक रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ग्राउंड आपको समझ में आ गया, किस नंबर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, कौन से गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर चेक करें तो नारायण, डिकॉक, रहाणे, रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि अय्यर एक भी मैच में नहीं चले। फिर है रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप और हर्षित राणा गेंदबाज, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा। एकमात्र लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है स्पेंसर जॉनसन। अब यहां पे देखें आप इस मैदान पे रिकॉर्ड किस किस का अच्छा है। सुनील नारायण ने 35 मैच खेलकर 603 रन बनाए। चूंकि ये बॉलिंग भी करते हैं और 72 विकेट भी इनके खाते में है, तो इनका रिकॉर्ड हम बेहतर मान सकते हैं। इसके बाद है क्विंटन डिकॉक, जिनका इस मैदान पर रिकॉर्ड गंदा है। फिर आते हैं रहाणे, इनका रिकॉर्ड भी इस मैदान पर अच्छा नहीं है, और ना ही वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा है। अगर आप सिर्फ ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से टीम बना रहे हो ना, तो ये 3 खिलाड़ी तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। फिर इसके बाद अंगक्रेश रघुवंशी हैं, जिनका 7 में 70 है। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और अच्छा होने के पीछे जो छोटा सा लॉजिक है ना, वो यही है कि टॉप ऑर्डर का रिकॉर्ड गंदा है। जब टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे के प्लेयर के पास स्कोर करने का मौका बनता है। अब रसेल ने 39 विकेट भी निकाले हैं, हर्षित राणा ने निकाले हैं 15 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने निकाले हैं 22 विकेट, और वैभव अरोरा के पास में 10 विकेट्स हैं। वैभव अरोरा इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगे 1 विकेट के लिए कम से कम, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले डिकॉक पे। डिकॉक ने क्या किया है, पिछले 3 मैचेस में से सिर्फ 1 में परफॉर्मेंस दिया है जिसमें उनका 97 का स्कोर आया था। पहले बैटिंग करते हुए 450, सेकंड बैटिंग करते हुए 650 है। जब पहले बैटिंग करने आते हैं तो एवरेज गंदा है। अब आप इनकी कमजोरी जरा देखें।
इनकी कमजोरियों में आपको देखने मिलेगा कि लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 133 गेंदों में 10 बार आउट हो चुके हैं। 133 गेंदों में 10 बार आउट हो चुके हैं, मतलब हर 13 गेंद के बाद में लगभग एक बार ये आउट हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑर्थोडॉक्स के सामने कोई खास दिक्कत नहीं, राइट आर्म फास्ट से दिक्कत नहीं है, ना ही राइट आर्म मीडियम से इतनी समस्या है, और ऑफ स्पिन से भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। अब इस टीम के पास में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शामी ने आउट किया है 36 गेंदों में 3 बार। तो अगर कोई बैटल चलता है तो वो ये शामी वाला बैटल हो सकता है, बाकी और कोई बैटल काम नहीं कर रहा। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस ने आउट नहीं किया, ना ही हर्षल पटेल ने आउट किया है। एडम जाम्पा ने आउट किया है 2 गेंदों में 1 बार, चूंकि एडम जाम्पा पावर प्ले के बाद आएंगे, अगर आते हैं तो। वैसे व्यान खेले थे लास्ट मैच के अंदर। नंबर 2, सुनील नारायण। सुनील नारायण की स्थिति है कि वैसे इनको लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दिक्कत देता है, ऑर्थोडॉक्स से भी दिक्कत है, फास्ट बॉलिंग से भी समस्या है, ऑलमोस्ट हर गेंदबाज ने इनको बार बार आउट किया है। तो ये तो वैसे भी जान हथेली पर रखकर खेलने वाले हैं। बस इनके पास में प्लस पॉइंट है इनकी गेंदबाजी का, कि अगर एक विकेट निकालते हैं और बैटिंग में 15 रन भी बनाते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो सुनील नारायण है वो लगभग टीम में फिट बैठते हैं। अब इनकी अगर आप देखेंगे तो पैट कमिंस जो है वो इनको 7 गेंदों में 19 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं, और ये आपको चौथा या 7वां ओवर करते हुए नजर आ जाएंगे पावर प्ले में। इसके अलावा और किसी गेंदबाजों में शामी ने 6 गेंदें डाली हैं और 1 बार आउट किया है। अब शामी ने आउट कर दिया किसको, पीछे क्विंटन डिकॉक को 3 बार, इनको 1 बार आउट किया है। हम शामी को इसलिए भी मान के चल रहे हैं कि शामी ने 2 ऊपर के प्लेयर को बार बार आउट किया। फिर आते हैं आप नंबर 3 पे, जब आपको मिलेंगे रहाणे ने पहले मैच में इसी मैदान पे 56 बनाया था। और रहाणे को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, एक तो लेफ्ट आर्म मीडियम से जो इस टीम पे नहीं है, दूसरी दिक्कत है इनको राइट आर्म मीडियम से। 70 गेंदों में 5 बार आउट हो चुके हैं, और ऑर्थोडॉक्स से भी उतनी ही दिक्कत है। ऑर्थोडॉक्स में अभिषेक शर्मा यहां मिलते हैं, चूंकि अभिषेक शर्मा पहला ओवर दूसरा ओवर लेकर आएंगे, 5वां लाएंगे, संभवतः पावर प्ले में मिलेंगे। तो अगर इनका आमना सामना होता है तो अभिषेक शर्मा को ये 1 विकेट मिल जाएगा। पर शामी ने इनको आउट नहीं किया, क्योंकि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 16 गेंद में विकेट देते हैं, पर शामी आउट नहीं कर पाए। लेकिन पैट कमिंस ने 11 गेंदों में आउट किया है 1 बार, हर्षल पटेल ने 25 गेंदों में आउट किया है 1 बार। इसके बाद अब दोस्तों अजिंक्य रहाणे की क्या स्थिति बनती है कि रखना है या नहीं रखना है। अभी हम बात कर रहे थे कि पावर प्ले में 1 विकेट का चांस बहुत हाई है। तो अगर नॉर्मल सी बात है कि नारायण के चांसेस आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्विंटन डिकॉक का चांस होगा आउट होने का सिर्फ और सिर्फ यह है कि उनको मोहम्मद शामी से बचना पड़ेगा। अगर शामी से नहीं बच पाए तो शामी उनका विकेट पावर प्ले में निकाल देंगे। और जब आप टीम कॉम्बिनेशन तैयार करें और उसमें आप शामी को प्राथमिकता दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि शामी 2 या 3 विकेट निकालेगा, आपको दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है तो फिर आप डिकॉक को छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शामी को 1 विकेट मिलेगा या 2 विकेट मिलेंगे तो फिर आप डिकॉक के साथ में जा सकते हो। अजिंक्य रहाणे की स्थिति ऐसी है, इनका परफॉर्मेंस आपको 50-50 वाली कंडीशन में ही मिलेगा। तो ये ऐसा है कि छोड़े जा सकते हैं। फिर आप आओगे नंबर 4 पे, जहां पे आपको मिलेगा रघुवंशी ने ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम बस अकेला गेंदबाज है जो इनको दिक्कत देता है, बाकी इनको ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। राइट आर्म मीडियम ने 61 गेंदों में 4 बार आउट किया है, लेकिन नॉर्मल सी बात है क्योंकि हर टीम में राइट आर्म मीडियम होता है, हर टीम में राइट आर्म मीडियम 2-2 बॉलर होते हैं, तो लगभग राइट आर्म मीडियम को विकेट चला जाता है। लेकिन रघुवंशी एक ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन भी कम है और आपको ड्रीम टीम में जगह दे सकता है, क्योंकि अभी तक जो 3 मैचेस खेले गए ना, तीनों में ये ड्रीम टीम में जगह बना चुका है। फिर इसके बाद आपको अगला नाम मिलता है वेंकटेश अय्यर, जो कि सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा करते हैं। अगर आप इनकी कमजोरी देखोगे तो इनकी ऐसी कोई खास कमजोरी नहीं है, बस एक लेफ्ट आर्म मीडियम है जिसके सामने नहीं खेल पाते, जो कि सामने वाली टीम पे है ही नहीं। तो वेंकटेश अय्यर के पास में इस मैच में फाइनली मौका है कि कम से कम ड्रीम टीम में आ जाए। ठीक है, हर्षल पटेल 20 गेंदों में 16 रन देकर 1 बार इनको आउट कर चुके हैं और इनका स्ट्राइक रेट है 80 का। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है रिंकू सिंह नहीं खेल पाते फास्ट बॉलिंग, 14 गेंदों में 3 बार आउट हो चुके। आप समझ रहे हो इसका मतलब, हर 5 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने। तो यहां पे आपको 2 गेंदबाज मिलेंगे, एक शामी मिलेगा, एक कमिंस मिलेंगे, और बाकी हर्षल पटेल इनको 18 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं। रिंकू सिंह की तक बैटिंग आएगी,
लेकिन सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं यहां से सीधा आगे बढ़कर रसेल तक आऊंगा और रसेल का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा मुझे बेहतर मिलता है, क्योंकि इन्होंने 1.50 किया है, पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे और इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से दिक्कत तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। इनको सबसे ज़्यादा समस्या है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से, और इसके अलावा इनको लेग स्पिन से भी थोड़ी दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे लेग स्पिन में कौन मिलेगा? अंसारी, जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आप देखेंगे जाम्पा जो कि लेग स्पिनर है 2 बार आउट कर चुके हैं, और शामी ने भी 2 बार आउट किया है। इसीलिए मैं शामी पे स्पेशल आपकी फोकस बना रहा था हमारी डिटेल वीडियो में, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग खेलने में दिक्कत है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको शामी ने 2-2 3-3 बार आउट किया है। बस यही एक रीजन है कि मैंने शामी को एक टीम में कैप्टन भी बनाया है। कहीं अगर 3 विकेट तक गाड़ी जाती है तो शामी हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां अगर ड्रीम टीम परफॉर्मेंस देखें तो नारायण आए हैं 2 में से 1 बार, डिकॉक आए हैं 1 बार, वो भी जीत में आए थे, रहाणे आ चुके हैं 2 बार, अंगक्रेश रघुवंशी आ चुके हैं 3 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं, रसेल आ चुके हैं 1 बार और रमनदीप भी 1 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। गेंदबाजी में अगर आप देखोगे तो जब ये टीम जीती थी तब ही मात्र इनके गेंदबाज जो हैं वो ड्रीम टीम में आए थे। बाकी ये 2 मैचेस में जब टीम नहीं जीत पाई, दोनों में इनका एक सिंगल बॉलर ड्रीम टीम में नहीं आया, एक सिंगल बॉलर ड्रीम टीम में नहीं आ पाया। ठीक है, अब हैदराबाद की बात करते हैं। दोस्तों सारी चीजें समझ में आ रही हो तो बस ये जो लाइक का बटन है ना, इसको फोड़ देना और लाइक कर दीजिएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे हैं, ईशान किशन नंबर 3 पर हैं, रेड्डी 4, क्लासेन 5, निकेत वर्मा 6, अभिनव मनोहर 7, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, शामी, अंसारी, वियान मुल्दर, ऑब्लिक, एडम जाम्पा। ठीक है, जीशान बोल रहा था मैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करेंगे इनके वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ईशान किशन का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, हेनरिक क्लासन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गेंदबाजी में अभिषेक को 3 विकेट मिले हैं, कारण मैंने आपको बताया भी है, क्योंकि सामने वाली टीम के 2 से 3 प्लेयर है जो ऑर्थोडॉक्स नहीं खेल पाते। फिर इसके बाद पैट कमिंस 4 में 3 विकेट, हर्षल पटेल 5 में 4 विकेट और शामी के पास में 4 में 6 विकेट्स है, और शामी को विकेट मिलने का रीजन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप यहां पे देखो, पहला नाम है ट्रेविस हेड, इन्होंने तीनों मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अगर ये 25 रन भी बना रहे हैं तो ये ड्रीम टीम में नजर आएंगे, कारण क्योंकि चौके और छक्के से ही रन बनते हैं इनके ज्यादातर। पहले बैटिंग करते हुए कमाल का परफॉर्मेंस है, और अगर इनकी कमजोरियां तलाशने निकलोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 7 गेंद में 1 बार आउट हो गए। बाकी अगर देखोगे तो ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। तो यहां लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन है? स्पेंसर जॉनसन, जिन्होंने इनको 8 गेंदें डाली हैं पर आउट नहीं किया, और वैभव अरोरा जो कि पावर प्ले में पहला ओवर लेकर आते हैं, वो 1 गेंद डालकर इनको आउट कर चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार आउट किया है, लेकिन ओडीआईज में, T20 में आउट नहीं किया। तो यहां ऐसी कोई खासा दिक्कत नहीं है। स्पेंसर जॉनसन अकेले हैं जो थोड़ा परेशान कर सकते हैं, वो भी उतनी बेहतर गेंदबाजी करते नहीं है, इसीलिए जो ट्रेविस हेड है मेरी टीम में कंफर्म है। नंबर 2 पर आपको मिलेंगे यहां पे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बॉलिंग के हिसाब से रखो तो बिल्कुल अच्छी जगह बन रही है टीम में। अब आप यहां पर देखो, सेकंड बैटिंग करते हुए 2.50 किया, लेकिन जब पहले बैटिंग की बात आई है तो फ्लॉप हुए हैं, और सिर्फ 1.50 बैट से निकला है पिछली 19 पारियों में। इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खिलता। यहां पे स्पेंसर जॉनसन है, और इसके अलावा वैभव अरोरा 20 गेंद में 1 बार आउट कर चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार आउट किया है, और आंद्रे रसेल, जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था ना अभिषेक शर्मा ने, तब रसेल ने लगातार 2 मैचेस में इनको आउट किया था। अब वो बात पुरानी है, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग से रख सकते हो, स्पेंसर जॉनसन से बचना पड़ेगा। अब ओपनर में अगर 1 विकेट तलाश रहे ना तो इनके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं वैसे देखा जाए, लेकिन बॉलिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि ये टीम में जगह बना लेंगे। इसके बाद ईशान किशन का रिकॉर्ड लगभग एवरेज है। इनकी कमजोरी में क्या है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको भी नहीं जमती, 12 गेंदों में 3 बार आउट हुए। यहां पे स्पेंसर जॉनसन है, इसीलिए मैंने पीछे कहा था कि स्पेंसर जॉनसन की जगह बननी चाहिए टीम में। अब वो चाहे डिफरेंशियल कह लो, रिस्की कह लो, 8% लोगों ने टीम में रखा है। इसके बाद सुनील नारायण
34 में 52 से 2 बार आउट कर चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती 1 बार आउट कर चुके हैं। तो कुल मिला के इनको आउट करने वाले प्लेयर ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं जो है इनको ग्रैंड लीग की ज़्यादा टीमों में जगह नहीं दे पाऊंगा। स्मॉल लीग में सेकंड बैटिंग में ज़्यादा प्राथमिकता दे पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद है नीतीश कुमार रेड्डी, ये अच्छा प्लेयर है। अब चूंकि हमने देखा कि पहले बैटिंग करते हुए 4 नंबर का प्लेयर नहीं चला, लेकिन ये खिलाड़ी अच्छा है, इसलिए मैं इसको रख लूंगा क्योंकि ये बेहतर ऑप्शन है टीम में। ठीक है, राइट आर्म मीडियम के सामने 100 गेंदों में 4 बार आउट हुए, ऐसी कोई खासा दिक्कत नहीं है। बस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये भी परेशान हुए हैं, पर अब जब ये जिस नंबर पर बैटिंग करने आएंगे ना, वहां पे जॉनसन नहीं करेंगे गेंदबाजी, इसलिए ये दिक्कत थोड़ी सी खत्म सी है। और हर्षित राणा ने 4 गेंदों में 1 बार आउट किया है। दोस्तों वैसे 4 नंबर फ्लॉप हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इनको लेके चलूंगा। इसके बाद है क्लासेन, ये सभी मैचेस में ड्रीम टीम में आए, पहले बैटिंग करते हैं तो बहुत कमाल ऑप्शन है। और इनको परेशान करने वाला सबसे बड़ा गेंदबाज है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, जिन्होंने 95 गेंदों में 7 बार आउट कर दिया। इसके अलावा और कोई इनको ज़्यादा परेशान करता नहीं है। और यहाँ पे अगर देखें तो हर्षित राणा ने 19 गेंदों में 2 बार आउट किया, और सुनील नारायण ने 34 में सिर्फ 1 बार, वरुण चक्रवर्ती ने 20 गेंद में सिर्फ 1 बार और 2 बार इनको इंटरनेशनल में आउट किया है। इंटरनेशनल का लिख दिया मैंने, वैसे इंटरनेशनल का कोई लिखने का फायदा है नहीं। 17 गेंद में 34 रन बनाए थे और तो 2 बार आउट किया था। इसके बाद है अनिकेत वर्मा, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर है। अभी दोस्तों इनकी बैटल नहीं मिलेगी क्योंकि नया खिलाड़ी है, 3 ही मैचेस खेले हैं। अनिकेत वर्मा को आप जगह दे सकते हो। अब इनकी तरफ से ड्रीम टीम वाले परफॉर्मेंस वाले कितने प्लेयर हैं? ट्रेविस हेड 3 मैचेस में, क्लासेन 3 मैचेस में, रेड्डी 2 मैचेस में, अनिकेत वर्मा 2 मैचेस में। सिर्फ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन एक मैच में आए थे, दोनों होम मैच में आए थे, दोनों जब टीम जीती थी तब आए थे। और यहां गेंदबाजी में हर्षल पटेल 2 मैचेस में, पैट कमिंस 1 में, और वियान और जिशान अंसारी जो एकमात्र मैच इन्होंने खेला उसमें ड्रीम टीम में आ गए थे। अब बात करते हैं हमारी कोर टीम की। कोर टीम से मतलब समझ रहे हो ना, जो ज्यादातर कॉम्बिनेशन में ये खिलाड़ी रहेंगे, जैसे कि हेनरिक क्लासेन, क्विंटन डीकॉक, वेंकटेश अय्यर, ट्रेविस हेड, रसेल, स्पेंसर जॉनसन, रेड्डी ऑब्लिक, यहां आप मोहम्मद शामी कर सकते हो। इन दोनों में से एक कर लेना, क्योंकि 4 नंबर का प्लेयर जो फ्लॉप चल रहा है उसकी वजह से मैं रेड्डी पे थोड़ा सा कम रिस्क उठाना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में। दोस्तों अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो आप, क्विंटन डीकॉक है क्लासेन के साथ में, ट्रेविस हेड है, वेंकटेश अय्यर है, कप्तान मेरे अभिषेक शर्मा, वाइस कैप्टन मैंने रेड्डी को बनाया, रसेल, नारायण, शामी, अंसारी और स्पेंसर जॉनसन मेरी टीम में है। फिर ये जो एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि पहले बैटिंग कर रही है कौन, कोलकाता की टीम, और सेकंड बैटिंग कर रही है यहाँ पे क्या नाम है अपना इसका, हैदराबाद की टीम, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वरुण चक्रवर्ती और स्पेंसर जॉनसन के 1-1, 2-2 विकेट काउंट किए। अंसारी, पटेल और कमिंस हैं। यहाँ पे रसेल वाइस कैप्टन, नीतीश रेड्डी, अंगक्रेश रघुवंशी, ट्रेविस हेड, क्विंटन डीकॉक और क्लासेन मेरी टीम में जगह बनाते हुए, जिसमें कप्तान हेड है, वाइस कैप्टन रसेल है। फिर जो एक और ये कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने फाइनली ईशान किशन पे रिस्क लिया है, चूंकि लेना नहीं था लेकिन ठीक है, एक में रिस्क ले लिया मैंने क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन ज़्यादा है भी नहीं। फिर क्लासेन, डिकॉक कप्तान, रहाने है, ट्रेविस हेड है, रसेल, वियान, राणा, चक्रवर्ती, हर्षल और कमिंस। सबसे ज्यादा रिस्की टीम यही वाली है, सबसे ज्यादा रिस्की टीम। चलेगी तो एक तरफा, नहीं तो एक तरफा बाहर। इसके बाद यहाँ एक टीम है जिसमें ईशान किशन है, डिकॉक को ड्रॉप किया, सिर्फ और सिर्फ शामी को कप्तान बना रहा हूं इस वजह से। हर्षल पटेल को डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए वाइस कैप्टन बनाया है, जिशान अंसारी, इसके बाद अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, रसेल, नारायण, रिंकू सिंह और अंगक्रेश रघुवंशी को टीम में जगह दी है। एक लास्ट कॉम्बिनेशन और है जहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि वन साइडेड जो है वो हैदराबाद इस मैच को विन कर लेगी, जिसमें सारे बॉलर मैंने रखे हैं हैदराबाद के, रसेल, रमनदीप, रिंकू और क्विंटन डीकॉक को लेके गया हूं। बॉलिंग की वजह से अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाया। अगर बॉलिंग में 1 विकेट निकाल दें प्लस आपको बैट से 51 रन कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे। फिर हेड वाइस कैप्टन डीकॉक और ईशान किशन इस टीम में हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको बेहतर चाहिए टेलीग्राम पे आ जाओ, कोई चेंज लगता है तो कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।